साथियों नमस्कार। टारगेट बिथौनीस पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आप लोगों का बड़ा ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों का हमें साथ मिल रहा है और हमको पढ़ाने में भी बड़ा आनंद मिल रहा है। और जीएस के क्रम में हमने 3 वीडियो अपलोड किया है ज्योग्राफी का, और अब हिस्ट्री का सिलेबस हम देखेंगे और हिस्ट्री को भी साथ में लेके चलेंगे। कल परसों में इकोनॉमी और पॉलिटी का भी साथ में हम लेके चलेंगे कि सारे सिलेबस को हमको अच्छे से कवर करना है, जिससे कि हम यूपी ट्रिपल एससी से पहले पेट एग्ज़ाम और पेट्स के बाद यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएं। तो साथियों, आज हम हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस डिस्कशन के बाद एक एक क्रमवार एक सिलेबस में जो दिया हुआ है उसका हम विधिवत क्रमवार पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो पहला बिंदु हमारा हड़प्पा सभ्यता है। फिर दूसरा वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति में हम थोड़ा पढ़ाई थोड़ा वैदिक संस्कृति यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है, लेकिन वैदिक संस्कृति वास्तव में हमको 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में हमको ख़त्म करना होगा। उसके बाद बौद्ध धर्म की जीवनी और शिक्षाएं, जो कि 1 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, और जैन धर्म और महावीर की शिक्षाएं भी हमको पढ़ाना है। फिर मौर्य वंश, जिसमें सम्राट अशोक का ही केवल जिक्र है, इसमें चंद्रगुप्त और बिंदुसार का जिक्र नहीं है, क्योंकि सम्राट अशोक में ही पूरी मौर्य प्रशासन हमको दिखती है। और अशोक का काल ऐसा काल था जिसमें सूर्य कहा जाता है, सूर्य कभी नहीं डूबता था। बहुत बड़ा एरिया अशोक अपने शासनकाल में बनाए थे, और 2 ही शासनकाल, अशोक का शासनकाल और अकबर का शासनकाल ही ऐसा काल था कि जिसको महान सम्राट कहा जाता है। अशोक को महान कहा जाता है और अकबर को महान कहा जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे थरोली। उसके बाद गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ेंगे। उसके बाद हर्षवर्धन का काल आता है। हर्षवर्धन के काल के बाद जो राजपूत का काल आता है, इस राजपूत काल को हम सामंतवादी काल भी कह सकते हैं, क्योंकि गुप्त वंश का अंतिम शासक के बाद जो हर्षवर्धन आए, हर्षवर्धन के बाद हमारे भारत की स्थिति ऐसी बनी कि केंद्रीयकृत व्यवस्था ना होके विकेंद्रीयकरण की स्थिति हमको दिखाई देने लगी, जिससे कि भारत टुकड़ों में बट गया, थोड़े थोड़े हिस्सों में बट गया। उसको हम बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि छोटे छोटे राजा का अधिकार हो गया, और उस व्यवस्था को हम सामंतवादी व्यवस्था कहे। और राजस्थान जैसे बड़े क्षेत्रों में राजपूतों का जो वर्चस्व था, तो राजपूत काल इसीलिए कहा गया। राजपूत जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने बड़े बड़े हिस्सों को भी अपना साम्राज्य कायम किया, और वहाँ पे राजपूत काल इसीलिए जो बीच का काल है 1200 से लेके बीच का काल, ये वैसे शुरू तो हो जाता है 750 के बाद, हर्षवर्धन के बाद जो है सामंतवादी व्यवस्था शुरू हमको देखने से मिलती है, लेकिन 1100-1200 जो राजपूत काल का समय है वो हम विधिवत देखते हैं। लेकिन उसके बाद सल्तनत काल हमको देखने की मिलता है, क्योंकि इस काल, राजपूत काल और सल्तनत काल के बीच में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी जिसमें मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पे कई बार आक्रमण किए, जिसका नाम हम जैसे सुनते हैं मोहम्मद गजनबी, जिसने भारत पर बहुत आक्रमण किया और मंदिरों पर आक्रमण करता था, जिससे कि सोना चांदी याद कर लूट कर वापस चला जाता था। लेकिन मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण करने आए, तो भारत में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहा, और इसी क्रम में पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार जाते हैं, और दूसरे युद्ध में अपनी तैयारी बना के पृथ्वीराज चौहान को हरा के और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक नियुक्त करते हैं। उसके बाद सल्तनत काल में इल्तुतमिश आते हैं और सल्तनत काल में एक ढांचागत प्रशासनिक व्यवस्था बनाते हैं, जिससे कि सल्तनत काल हम देखते हैं मुस्लिम तुर्कों द्वारा हम सल्तनत काल की स्थापना देखते हैं। उसके बाद मुगल साम्राज्य, जब सल्तनत काल का अंतिम अवस्था चल रहा था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जिसको कुछ इतिहासकार
मूर्ख एवं पागल कहते हैं। कुछ इतिहासकार उसे 100 साल की अग्रणी सोच कहते हैं। फिलहाल इसी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कमज़ोर शासक हुए और दिल्ली सल्तनत का भी विखंडन हो गया, और विखंडन के बाद छोटे छोटे राज्यों में फिर बंगाल और बिहार, निजाम, छोटे छोटे राज्यों में फिर से बंटवारा हो गया। और उसी का फ़ायदा उठा के मुग़ल साम्राज्य फिर से स्थापित, मुग़ल साम्राज्य यानी कि मुस्लिम मंगोल आए। मंगोल में सबसे पहले बाबर भारत में आए और बाबर भारत में अपनी सत्ता स्थापित करी। और बाबर के बाद हुमायूं कमोबेश भारत में अपनी सत्ता भी स्थापित की, लेकिन शेरशाह सूरी उस समय था। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में गद्दी का उठाव पटक ऐसा हो रहा था कि शेरशाह सूरी अंतिम रूप से जीतते हैं और हुमायूं को कुछ दिन के लिए भारत छोड़ना पड़ता है। और शेरशाह सूरी के बाद शेरशाह सूरी का अचानक से एक युद्ध में मौत हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हुमायूं फिर भारत आ जाते हैं और उसके बाद अकबर का शासन शुरू होता है। फिर औरंगजेब तक आराम से चलता है। अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद ये दक्षिण में युद्ध करते हैं, मराठों से युद्ध करते हैं, निजाम से युद्ध करते हैं। और इस युद्ध के दौरान बहुत सारे नुकसान उनको अपने साम्राज्य को उठाना पड़ता है। और दक्षिण में राजपूत, मध्य में राजपूतों से भी इनका जो है युद्ध होने लगता है। इस प्रकार औरंगजेब औरंगजेब के काल के तुरंत बाद 1707 में से पहले औरंगजेब के शासनकाल की व्यवस्था चरमरा जाती है, आर्थिक रूप से व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं और फिर मुग़ल साम्राज्य भी ढांचा ढह जाता है। और उसका फ़ायदा ब्रिटिश राज्य के उद्भव, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष, जो ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय होता है, आरंभ होता है। पहले व्यापारी के रूप में आते हैं और फिर यहीं प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करते हैं, जिसको औपनिवेशिक शासक कहा जाता है। आप उपनिवेश बना लेते हैं और अपना शासन व्यवस्था लागू कर लेते हैं। और उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हमको दिखाई देता है। और फिर ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव जो भारत पर पड़ता है, ये भी हमको विधिवत पढ़ना है। और यही भी बहुत ही मुख्य विषय है इस जो सिलेबस बनाया गया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता समझने के लिए हमको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता डजला फरात और नील घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता मानी जाती है। तो हमको इस सभ्यता के भारत पैरेलल हड़प्पा सभ्यता देखते हैं तो हमको इसका उदय कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता, इसको देखना है कि ये उदय भारत में ही किसी संस्कृति का परिणाम है, हड़प्पा सभ्यता का उदय, या फिर कि दूसरी सभ्यता या दूसरी किसी अलग देश से या अलग क्षेत्र से आए हुए व्यक्ति हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही नगरीकृत और सुसभ्य सभ्यता माना जाता है। तो हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को थोड़ा देखेंगे और इसके बैक हिस्ट्री को थोड़ा समझेंगे। हमको इतिहास समझने के लिए हमको इतिहास को छोटे छोटे टुकड़ों में यदि हम विभाजित कर लेते हैं तो इतिहास हमको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमको इतिहास समझने के लिए पहले मोटे तौर पर हम 3 भागों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास,
एवं तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। हम पहले बड़े बड़े भागों में प्राचीन इतिहास जो कि लगभग 750 ईस्वी पूर्व तक चला, फिर मध्यकालीन इतिहास जो कि हम देखते हैं लगभग 1200 साढ़े 1200 के करीब ईस्वी तक, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास लगभग 1700 या 1600 कुछ ईस्वी तक कह सकते हैं, या 1707 ईस्वी हम इसको कह सकते हैं। पढ़ने की सुविधा के हिसाब से मैंने ये डिवाइडेशन किया है, और ये इतिहासकार भी ऐसा डिवीजन करते हैं, और हम अलग अलग क्लासों में एनसीईआरटी की किताब में हम अलग अलग देखते भी हैं। और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास हम देखते हैं देश आज़ादी तक, और देश आज़ादी के बाद भी अगर हमें इतिहास पढ़ना है जो कि हमारे पेट और यूपीपीएससी सिलेबस में नहीं है, तो हम स्वतंत्रोत्तर भारत पढ़ेंगे या आज़ादी के बाद भारत हम पढ़ेंगे। अभी हम तीन काल ही देखेंगे, इसके बाद हम फिर प्राचीन इतिहास में भी डिवीजन करेंगे, विभाजित करेंगे, प्राचीन इतिहास को भी विभाजित करेंगे। प्राचीन इतिहास में हमें पढ़ने के लिए हमें कई बिंदु हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, अब हमने कहा सिंधु घाटी सभ्यता अचानक इसका उद्भव हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव अचानक हुआ, या हमारी ही संस्कृति से धीरे धीरे विकास के क्रम में विकसित अवस्था हमें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता हमारी अपनी ही धरती पे विकसित अवस्था का परिणाम है। तो इस क्रम में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इसको समझने से पहले हम थोड़ा इसको और ही डिवीजन करेंगे, थोड़ा पहले जाएंगे इतिहास में। इतिहास को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम प्राग इतिहास काल में थोड़ा जाएंगे। प्राग इतिहास काल, फिर प्राक इतिहास, फिर ऐतिहासिक काल में आएंगे। प्राग इतिहास काल ऐसा काल है जिसमें मानव बिल्कुल पूरी तरीके से असभ्य था, मानव जंगल में निवास करता था, मानव एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करता रहता था, यानी कि उनकी ज़िंदगी जो थी वो आयावरी ज़िंदगी थी। तो और ये सब ज़्यादातर नदी घाटियों जैसे सोहन नदी घाटी या बेलन नदी घाटी के आसपास रहते थे और अपना शिकार जंगलों में करते थे। इस तरह हम देखेंगे शुरू में सबसे पहले हम अगर इसका क्रम देखें, प्राग इतिहास काल, प्रागैतिहासिक काल, इस काल को हमें परिभाषित करने के लिए हम यह कहेंगे कि प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें हमको कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, केवल हम पुरातात्विक साक्ष्य या वहाँ के जैसे हमें कंकाल मिले हैं, 100 के हड्डियाँ मिली हैं, वहाँ के औजार मिले हैं, वहाँ के पत्थर जो कि पत्थरों से हम शिकार करते थे मिले हैं। इस तरीके से हम प्रागैतिहास काल में जाते हैं जहाँ हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पे ही उसका इतिहास समझना होता है। ऐसे काल को हम प्रागैतिहास काल कहते हैं। लेकिन दूसरा है प्राक इतिहास। या प्री हिस्ट्री, ऐसा काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं, हमारे पास लिखित साक्ष्य तो मौजूद है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका।
पढ़ने का बहुत प्रयास किया गया लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमारे इतिहासकार बहुत प्रयास किए लेकिन आज भी हम अपने सिंधु घाटी सभ्यता और इसकी लिपियों को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ नहीं सके हैं कि किस तरीके से है। तो लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है वहाँ पे। उस पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम वहाँ की राजतांत्रिक व्यवस्था कैसे वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें हम देखते हैं राजतंत्र है कि जनतंत्र है। जो जनतंत्र हमको दिखाई देता है मात्र सत्तात्मक है या पितृसत्तात्मक, जिसमें हमको दिखाई देता है मात्र सत्तात्मक सत्ता। उसके बाद हमें प्रशासनिक इकाई के बाद आर्थिक इकाई भी देखने को मिलता है। जैसे कि व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान में, मतलब एक हड़प्पा संस्कृति से दूसरी हड़प्पा संस्कृति, या फिर भारत का व्यापार मेसोपोटामिया या फिर इराक, ईरान आदि, फारस आदि जगहों से भारत का जो व्यापार होता था वह भी हमको सिंधु घाटी सभ्यता यानी प्राक इतिहास में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद प्राक इतिहास के बाद हम ऐतिहासिक काल में चलते हैं। ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें हमारे पास लिखित साक्ष्य भी मौजूद होते हैं और साथ ही साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मौजूद होते हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं, वह ऐतिहासिक काल होता है। तो साथियों, हमें जो क्रम में हमको हमारे सिलेबस में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी का विकास या उद्भव इस तरीके से बात है, तो हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास के इस हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका उद्भव देखेंगे। उद्भव में हम देखेंगे कि कैसे विकास होता है हड़प्पा सभ्यता का। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ सभ्यता आई वो हमारी सभ्यता थी पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व। यहाँ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ईस्वी एवं ईस्वी पूर्व। जिस समय ईसा मसीह का जन्म होता है, जन्म से हम ईस्वी 1, 2, 3, 4, 5 आज का समय जैसे चल रहा है 2021 का, ऐसे ही इससे पहले अगर हम चलेंगे तो हम देखेंगे घटते हुए क्रम में, जैसे 100 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, ऐसे घटते क्रम में हम जब सिंधु घाटी सभ्यता पहुंचते हैं तो 3000 ईस्वी पूर्व से लेके लगभग 1500 ईस्वी पूर्व तक इसका जो है हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमें ईस्वी और ईस्वी पूर्व का ज्ञान होता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व हम ईसा पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय को हम ईस्वी कहेंगे। अब हम देखते हैं इसको हम समझने के लिए हम थोड़ा सा पिछली हिस्ट्री में चल रहे हैं। पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा ये समय जो पुरापाषाण काल का समय है 20 लाख से 10,000, ये हमको समय बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक
निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा उच्च पुरापाषाण काल, यानी लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एज और हाई या उच्च पुरापाषाण काल। इस तरीके से हम देखते हैं और इसका डिवीज़न थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, जैसे कि 20 लाख किलोमीटर 20 लाख ईस्वी पूर्व से इसको 50,000 ईस्वी पूर्व तक, यह 50,000 ईस्वी पूर्व से लेके और या 40,000 ईस्वी पूर्व से लेके 10,000 ईस्वी पूर्व, और इसको हम 10,000 ईस्वी पूर्व से और 3,000 इस तरह हम इसका डिवीजन करेंगे। 20 लाख से 50,000, 50,000 से लेके 40,000, 40,000 से लेके 10,000 ईस्वी पूर्व तक हम इसका डिवीजन करेंगे और देखेंगे जो निम्न पुरापाषाण काल है, जिसमें मानव पूरी तरीके से असभ्य है और के पालतू पशु रखता है और आयावरी जिंदगी, अपनी आयावरी जिंदगी निभाता है और शिकार करने के लिए ही उसका मुख्य पेशा है, शिकार करने के लिए ही वो इधर उधर घूमता रहता है। और मध्य पाषाण काल में हम आते हैं तो थोड़ा सा हम विकास के क्रम में थोड़ा सा हम विकास करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे औजार जो हैं वो थोड़ा सा नुकीले तरह के औजार बनाए जाते हैं, जिससे कि थोड़ा सा शिकार करने में आसानी हो। और उच्च पुरापाषाण काल में जब हम आते हैं तो उच्च पुरापाषाण काल में भी और विकास हम देखते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि कई एक ऐसी हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं, कई एक ऐसे हमें पुरातात्विक साक्ष्य दिखाई देते हैं ये कि जिसमें मानव का विकास का क्रम इसमें दिखाई देता है। और मध्य पाषाण काल में, यहाँ से जब हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो कई एक चीज़, जैसे मध्य पाषाण काल में पशुपालन की सबसे पहले हम बागौर और राजस्थान का बागौर और आदमगढ़ मध्य प्रदेश का आदमगढ़, जिसमें हम देखते हैं पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य देखते हैं। लेकिन यदि ये प्रश्न आता है कि सबसे पहले मानव ने किस पशु को पालतू बनाया, तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। लेकिन जो विकास का क्रम है उसे मध्य पाषाण काल में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के बागौर में तथा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में यूँ राजस्थान के बागौर में हम देखते हैं कि पशुपालन का हमें सबसे पहला साक्ष्य मिलता है। और उसके बाद हम देखते हैं इससे भीमबेटका में हम देखते हैं कि हमको चित्रकारी का भी विकास हमको देखने का मिलता है। और हम विकास के क्रम में और आगे बढ़ते हैं, जिसमें अग्नि का आविष्कार हम पुरापाषाण काल के तीनों क्रम में देखते हैं। हमें अग्नि का ज्ञान तो जरूर हो जाता है, लेकिन अग्नि का प्रयोग हम मध्य पाषाण काल में ही करते हैं और वहाँ पे हमें चूल्हे का भी एक साक्ष्य मिलता है। और उसके बाद नवपाषाण काल में हम आते हैं, जिसको एक हम क्रांति कह सकते हैं नवपाषाण काल में, क्योंकि इस क्रांति को कृषि क्रांति हम कह सकते हैं, क्योंकि नवपाषाण काल तक आते आते कृषि में यानी आयावरी जिंदगी से पशुचारी व्यवस्था यानी पशुपालन करने लगे थे और पशु को पालने में वो खेती के क्रम में खेती भी करने लगे थे, जिसका साक्ष्य हमें मेहरगढ़ में मिलता है। सबसे पहले गेहूं और जौ का साक्ष्य हमको मेहरगढ़ में, जो कि अब पाकिस्तान में है,
हमको सबसे पहला साक्ष्य मिलता है। उसके बाद हम धान का भी साक्ष्य देखते हैं, जो लोहरा बीरा भी हमारे यहाँ पे संत कबीर नगर के निकट ही हमको प्राप्त होता है, और कोल्डीवा में भी हमको चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हमको नवपाषाण काल में, और नवपाषाण काल में ही हम कई तरह के औजार और ऐसे औजार देखते हैं जो हमें जुताई के भी साक्ष्य मिलते हैं, उन औजारों द्वारा जुताई के भी साक्ष्य मिलते हैं। इस तरह नवपाषाण काल को हम क्रांतिकारी या कृषि क्रांति का भी हम संबोधन कर सकते हैं, इसलिए नवपाषाण काल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यही नवपाषाण काल के बाद जो अधिशेष, कृषि अधिशेष हमको मिला, कृषि अधिशेष मतलब जो कृषि पैदा हुआ धान गेहूँ, उसमें हमारे खाने के अतिरिक्त क्या बचा उसको हम कृषि अवशेष कहते हैं। तो जो कृषि अवशेष बचा उसको हम मार्केट में लाना चाहे, तब से हमको एक छोटा मोटा मार्केट ढूंढने के लिए हमको मार्केट ढूंढना पड़ा, और मतलब जो हमारे नवपाषाण युगीन मानव थे वो मार्केट के लिए एक बाजार होने लगा। उसी आगे बढ़ने के लिए हम ताम्रपाषाण युग की तरफ जाएंगे। हम ताम्रपाषाण काल में जाएंगे, जब हमें तांबे का ज्ञान हुआ। मनुष्य को सबसे पहला धातु या ज्ञान तांबे का हुआ। ये भी प्रश्न आता है, मनुष्य किस धातु का ज्ञान सबसे पहले हुआ, तो तांबे का हुआ। और ताम्रपाषाण काल में जब हम आए तो हमारे कृषि और अच्छी तरीके से होने लगी, और एक संस्कृति डेवलप होने लगी, जैसे मालवा संस्कृति अहमदाबाद में, महाराष्ट्र में अलग अलग झूकर झांगर और अलग अलग नाम से संस्कृति डेवलप होने लगी, विकसित होने लगी, जिससे कि एक विकास का क्रम हम देखते हैं। और इस विकास के क्रम के बाद, यानी ताम्रपाषाण के विकास के क्रम के बाद हम देखते हैं कि इसी विकास के क्रम का एक फल है, एक परिणाम है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हमको देखने को मिलती है। हालांकि इस विषय में इतिहासकारों का अलग अलग भिन्न भिन्न मत है। कुछ तो कहते हैं कि विदेशी आए और हड़प्पा सभ्यता में अपना विकास किए और इतनी सभ्यता का उद्भव हुआ, और अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। लेकिन समग्रता में इतिहास को देखते हुए यह प्रकट होता है, यह प्रतीत होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हमारी ही संस्कृति का देन है। तो साथियों, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले दिन से हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण साइट है, महत्वपूर्ण स्थल हैं, उसके विषय में और इनका काल निर्धारण देखेंगे। उद्भव में कौन क्या कहा और इनका पतन किस तरह होता है। उसके बाद फिर हम वैदिक संस्कृति के बाद हम इतिहास में क्रमवार इसको करते रहेंगे और जल्दी ही सिलेबस ख़त्म करेंगे। और साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए साथियों, क्योंकि यही जो है हमारे मेहनत का फल है। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद।